हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी और मैं आज आपको गिवन कंडीशन पर गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसे समझाऊंगा। तो गिवन कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब एनी टेम्परेचर, एनी कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज एंड एनी प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस स्पीसीज। तो इसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों नरेस्ट इक्वेशन से। तो आप इसको समझो, हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं गिवन कंडीशन का। अब आप समझिए एक बार, एक कोई रिएक्शन थी गैसेस स्पीसीज। देखो, एक मैंने जर्नल इक्वेशन लिखी, ये रिएक्टेंट था कैपिटल ए और ये बी। गैसेस फॉर्म में लिख रहा हूं, उससे क्या गैसेस का आप प्रेशर भी ले सकते हो और आप कंसंट्रेशन भी ले सकते हो। और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काम लिए गए हैं, स्मॉल सी, स्मॉल डी एटसेट्रा। ठीक है, ये एक हमारे पास में इक्वेशन है। तो आपको एक बता दूं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है कि किसी भी इक्वेशन की गिवन कंडीशन पर फ्री एनर्जी उस इक्वेशन की स्टैंडर्ड कंडीशन पर फ्री एनर्जी रिलेशन है, उसमें ये रिलेशन होता है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये ड्राइव किया था, आप चेक करना, इससे पहले वाले वीडियो थर्मोडायनेमिक्स के आप चेक करिए। उस समय आपको ये रिलेशन कैसे आता है मैंने ड्राइव किया हुआ है फ्री एनर्जी चेन से, गिब्स फ्री एनर्जी से ये रिलेशन में लेकर आया हूं। आप उसको चेक करना, थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, गिवन कंडीशन पर फ्री एनर्जी। ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 बार और जो आप बोलते हो 1m, ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट के बराबर वैल्यू, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट वैल्यू में। और आर, ये क्यू क्या चीज है, इसे कहते हैं रिएक्शन क्वासेंट। ये सब आपके पास में रिएक्शन क्वासेंट। और दोस्तों रिएक्शन क्वासेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही होता है। क्या होता है, रेशो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस कंडीशन ये है कि आप इसको कभी भी एट एनी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कब कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट दिस कंडीशन द रेशो ऑफ प्रोडक्ट and reactant is known as equilibrium constant. At any condition it is known as reaction quotient. तो यानी आप उसी तरह कैलकुलेट करोगे। तो रिएक्शन क्वासेंट को प्रेशर या कंसंट्रेशन किसी भी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कंसंट्रेशन के टर्म में आप लिखते तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर डी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए कंसंट्रेशन का मतलब वही है, ध्यान रखना, एक्टिविटी। एक्टिविटी के बारे में बहुत सी बात बताई, क्या चीज होती है, मोलर कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। हाउएवर द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज जनरली 1 इन सॉल्यूशन, देयरफॉर मोलर कंसंट्रेशन टेकन टू बी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है, ध्यान रखें आप। तो ये सब आपके पास में रिएक्शन क्वासेंट है इस रिएक्शन का। और आपको बता दूं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो मैं इसी को पता है क्या कह देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केस ऑफ कंसंट्रेशन और इन केस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो देखो अब आप ध्यान से, तो आपको पता है डेल्टा जी का रिलेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो डेल्टा जी इक्वल टू होती है साहब माइनस एन एफ ई सेल, गिवन कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस एन एफ स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल, ये बाकी इसी तरह लिख देंगे। आर टी एल एन रिएक्शन क्वासेंट, ये रिएक्शन क्वासेंट इधर लिखा हुआ है, इसको माइनस एन एफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में एक इक्वेशन बनेगी, सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वासेंट। रिएक्शन क्वासेंट की जगह आप चाहो तो वैल्यू लिख सकते हो या सीधा इसी तरह से लिख देंगे। अब आप समझो, इसको और थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूं। देखिए, यदि आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आप रिएक्शन का टेम्परेचर कितना लेंगे, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए आप ध्यान से, एट 298 केल्विन ई सेल गिवन कंडीशन पर सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल वोल्टेज माइनस, ध्यान से देखना, ये एल एन है, इसको बेस लगा रहा हूं 10, तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू लिखो 8.314, टेम्परेचर लिखिए साहब 298 केल्विन,
n इंटू फेराडे कांस्टेंट लिखो 96500 कूलाम पर मोल, और यहाँ पर बेस लगाओ 10, लॉग बेस 10 रिएक्शन क्वासेंट। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे आप, इसको रफली और सोल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ई सेल गिवन कंडीशन पर इक्वल्स टू ई नोड सेल, ये वैल्यू आती है -0.0591, नियरली 0.0591 अपॉन n, और लॉग बेस 10 है, और रिएक्शन क्वासेंट क्या चीज है बोलो एक बार ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ C विद पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, उसकी वैल्यू लिख देता हूं विद रेज पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर कंसंट्रेशन है ध्यान रखना दोस्तों, और ये भी मोलर कंसंट्रेशन है B की। तो आप इस इक्वेशन को कहते हैं दोस्तों नेरेस्ट इक्वेशन। इससे आपको जो भी प्रेशर या कंसंट्रेशन गिवन है कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल एट एनी कंडीशन। ठीक है, क्या नाम था इसका, नेरेस्ट इक्वेशन। देखो दो क्वेश्चन समझाता हूं आपको, समझिए क्वेश्चन ध्यान से सुने। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। देखो एक बिल्कुल सिंपल, ये सेल है आपके पास में 298 केल्विन पर कैलकुलेट करना है। कंसंट्रेशन है एल्यूमिनियम आयन की 0.1 m, सोल्ट ब्रिज लगाया, ये कॉपर आयन लिखा था, कंसंट्रेशन इसकी भी 0.1 m है, और ये था कॉपर। ठीक है, गिवन आपको जो वैल्यू दे रहा हूं वो भी समझ लो, गिवन है कुछ वोल्टेज आपको बता देता हूं। एक तो स्टैंडर्ड वोल्टेज है आपको एल्यूमिनियम का, इसका पोटेंशियल है माइनस में 1.66 वोल्ट। दूसरा आपको वैल्यू दे रहा हूं कॉपर की, रिडक्शन पोटेंशियल ही, वैसे आपको बता दूं रिडक्शन पोटेंशियल को ही IUPAC इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलता है, ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन एट एनोड नोट करोगे, रिएक्शन एट कैथोड लिखोगे, फिर आप ध्यान रखना एनोड कैथोड पे से प्रीवियस लेक्चर में आप चेक करना, उस एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को इस तरह से सुटेबल कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड एनोड से उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, इसलिए नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, इक्वल, बराबर। जैसे मैं आपको इस रिएक्शन के बारे में बताऊं, बिल्कुल एक बार सेल जरूर लिख लेना रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एनोड जो दे रखा है वो लिखिए, एनोड किस में कन्वर्ट हुआ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। कॉपर के लिए क्या दे रखा था, क्यूप्रिक आयन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको कितने से करेंगे, 3 से। नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, वो कई बार बोल दिया, इसलिए इसकी नेट रिएक्शन आई एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 3 क्यूप्रिक आयन, 3 क्यूप्रिक आयन गिव्स 2 moles of aluminium +3 iron and 3 copper ion, copper metal। अब ध्यान रखना जो ये सॉलिड होते हैं इनकी एक्टिविटी, सॉलिड की एक्टिविटी कितनी ली जाती है, 1, और आयन की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, चेक करो। तो ई सेल 298 केल्विन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नोट तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, जो भी आपके पास फॉर्मूला था उसी से, लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो ई नोट तो आ जाएगा 2 वोल्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको लिखा रखा है, माइनस यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.0591, एन बोलो 6, यस, टोटल ने मोल के लिए लिखेंगे 6 लॉग। अब देखना आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इनकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता नहीं लगेंगे, जो पावर की टर्म में लिखनी है। पावर कितना लिखोगे, 2, कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन पावर 2, या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन पावर कितनी लिखोगे बोलो, 3। अब देखो आप क्वेश्चन को, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी, 0.1 की पावर 2, सोल्व कर देता हूं, यहाँ भी देख रखी थी 0.1 की पावर 3। तो दोस्तों ये वैल्यू हो गई आपके पास में 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, log 10 की वैल्यू हो गई 1। तो ये वैल्यू आपके पास में 2 में, आप इसको रफली वैसे 10 दे देते हैं जनरली क्वेश्चन में, इस वैल्यू को आप रफली 0.06 लिख लिया करो। तो 0.06 का मतलब 0.1 कम कर दो, तो इसका रफली जो आंसर है वो आ जाएगा 1.99 वोल्ट। ये कब कैलकुलेट किया मैंने बोलो, किसी भी गिवन कंडीशन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप नेक्स्ट इक्वेशन को काम में लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई साहब आपके पास में। अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ हाफ सेल या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कई तरह के होते हैं, समझिए आप। टाइप्स ऑफ हाफ सेल कई तरह के हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन आप समझो पहले इसको,
इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं जिसके अंदर कोई मेटेलिक रोड अपने खुद के आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती है। जैसे सपोज ये जिंक, कोई भी मेटल, और यहाँ पर सॉल्यूशन किसका भरोगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरोगे जिसके अंदर जिंक आयन होने चाहिए। यानी मेटल आयन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रोड मेटल का इलेक्ट्रोड होगा और अपने आयन के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसका जब पोटेंशियल लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को काम में लेंगे, तो एक बार देख लो, ये वायर थे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन जिंक +2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक में। नेक्स्ट इक्वेशन लगा देता हूं इसकी, गिवन कंसंट्रेशन पर वोल्टेज कैसे निकालोगे, देखो आप ध्यान से। तो आप बोलेंगे साहब ये ई सेल, पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है, क्या है रिएक्टेंट, जिंक आयन, किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक में। ध्यान रखना जब स्टेट या फेज अलग अलग हो, ये आपको पता है एक्वस है, ये सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज हो तो सिंगल वर्टिकल लाइन से उनको सेपरेट कीजिए। ये नेक्स्ट इक्वेशन काम में ले रहा हूं, ये इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो आपने SHE के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था। ठीक है, वो वैल्यू दे दी जाएगी आपको, माइनस फिर लगाऊंगा यहाँ पर 0.0591 डिवाइड 298 केल्विन पर कर रहा हूं, डिवाइड बाई 2, और क्या लिखेंगे, लॉग ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, तो मेटल की कंसंट्रेशन कितनी होती है सॉलिड में, 1, और नीचे लिख देंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन। ये लो साहब, इस वैल्यू से गिवन कंसंट्रेशन पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो जिंक की भी किसी भी कंसंट्रेशन पर। एक छोटा सा क्वेश्चन देखना दोस्तों, एक क्वेश्चन देखिए हमारा, इसी को मैं आपको समझा के क्वेश्चन बनाता हूं। देखो ये इलेक्ट्रोड है, क्वेश्चन मेरा है, इन विच कंडीशन the electrode potential of zinc electrode will be maximum at 298 Kelvin। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, a container in which concentration of zinc ion is 0.1 m। second option, a container in which concentration of zinc ion is 0.01 m। second, a container in which concentration of zinc ion is 0.001 m। और फोर्थ ऑप्शन है इक्वल एट ऑल। अब समझो आप ध्यान से, ये वैल्यू है, मैंने पूछा बताओ भाई इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब ज्यादा होगा, किस कंसंट्रेशन पे, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जिंक आयन की। जैसे एक बार देख लो यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो इस वैल्यू को ऐसे लिख देता हूँ, सुनो, ई नोड प्लस करके लिख लो 0.0591 डिवाइड बाई 2, और ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, उसको ऊपर ले आओ, जिंक आयन की कंसंट्रेशन को लिख सकते हो। अब देखिए आप पहले में वैल्यू कितनी लिख रहा है, 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, ये वैल्यू लिख रहा है 10 की पावर -2, यहाँ पे लिखूंगा 10 की पावर -2। तो ये जितनी कंसंट्रेशन कम होगी, आप समझिए ध्यान से, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी वैल्यू ज्यादा सबस्ट्रेट हो जाएगी। तो आप बोले हाईएस्ट वैल्यू कहां पर आएगी, फर्स्ट में, यानी जब आप जिंक आयन की कंसंट्रेशन हाईएस्ट रखोगे तब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हाईएस्ट होगा, पहला। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। किसके लिए रिवर्सिबल होते हैं, मेटल आयन के लिए। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोड है गैस आयन इलेक्ट्रोड, समझो, सेकंड गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन। अच्छा, इनमें क्या होती है कि कोई गैसियस स्पीशीज अपने आयन के कांटेक्ट में होती है। जैसे एक तो मैं दो बताऊंगा आपको, एक तो आपको बता रखा था H2 का, किसके कांटेक्ट में, H+ आयन। एक बताता हूं क्लोरीन का, किसके रहती है, क्लोराइड आयन के। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, आपको समझा देता हूं। रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये तो गैस है, ठीक है, और ये था इसका सॉल्यूशन, और गैस को किसके कांटेक्ट में रखा जाता है, प्लेटिनम वायर के में, क्योंकि प्लेटिनम वायर से इलेक्ट्रॉन आने जाने के लिए लगाए जाते हैं, ट्रांसफर के लिए। तो ये गैस, ये साहब इसका सॉल्यूशन एक्वस, और किसके कांटेक्ट में रहेगी, प्लेटिनम, वो सॉलिड है, तो ये टर्म होती है। तो देखो हाइड्रोजन का एक बार फिर समझा दूं, आप समझना, SHE एक अलग चीज है, एक्चुअल में पोटेंशियल एक अलग चीज है। तो जैसे मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करता हूं, तो साहब इसकी आप इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे, इस इलेक्ट्रोड को पहले क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, फिर क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट, और ऑर्डर ये H+ आयन H2 के कांटेक्ट में, H2 किसके कांटेक्ट में रहती है, प्लेटिनम वायर के में, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे साहब आप ई नोड, एक्चुअल में 0 लिया जाता है बाय कन्वेंशन, माइनस 0.0591 डिवाइड कितने से कर दूं, 2 से। आगे देखते जाओ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H2, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 को जब स्टैंडर्ड में लिखेंगे ना, डिवाइड करेंगे P नोट से, इसलिए प्रेशर लिख देंगे, प्रेशर ऑफ H2। देखो मैंने क्या बोला, PV = nRT, PV = nRT,
और जब आप कंसंट्रेशन की बात करोगे तो उसको प्रेशर P इक्वल टू nRT से प्रेशर को डिवाइड करना स्टैंडर्ड थे, इसलिए कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो। तो ये लिख दिया मैंने प्रेशर ऑफ H2 गैस, और यहाँ क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, एक्वस में लिखेंगे कंसंट्रेशन की पावर 2। तो इस इलेक्ट्रोड का ध्यान से देखने वाली बात है कि इस SHE का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो तो हमने कितना एज्यूम कर रखा है, 0 मान रखा है फॉर कैलकुलेशन या रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में। अब जब गिवन कंडीशन पर बात की जाएगी तो ये वोल्टेज प्रेशर ऑफ H2 गैस एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दोनों पर डिपेंड करेगा। इफ नथिंग इज मेंशन, वापस if nothing is mentioned about the pressure of gas then we taken 1 bar and hence this equation is also written in this form। देखना इधर, यदि कुछ नहीं दे रखा हो हाइड्रोजन गैस के प्रेशर में तो आप ऑर्डिनरी प्रेशर 1 atm या 1 बार लेके इसको इस तरह से लिख देंगे, कुछ नहीं दे रखा हो तब, बाकी गिवन है तो वही लिखना पड़ेगा। देखना इधर, ये वैल्यू 0, इसको ऐसे लिख देता हूं -0.0591 अपॉन, देखना आप अपॉन 1, आगे देखते जाओ log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इधर देखो क्या क्या कर दिया मैंने, ये प्रेशर कितना लिख रखा था 1, और ये क्या था कंसंट्रेशन की पावर कितनी थी 2, तो इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया, इस 2 को आगे लिया है, 2 से 2 ये कैंसिल कर दिया। देखो इस इक्वेशन को, और दोस्तों आपको ये पता है कि ये डेफिनेशन पीएच की है, ये इसे क्या कहते हो आप, पीएच। इसलिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कई बार शॉर्ट में बहुत पूछते हैं, बताओ कब ज्यादा होगा किस पीएच पे, तो आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लो एक बार, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.0591 इंटू पीएच। बोलो जितनी पीएच ज्यादा उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, चेक कीजिए विद नेगेटिव साइन, चेक कर लो, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपके पास में 1/H प्लस आयन को क्या कहते हो, पीएच। अब आपको बोले था पीएच 3 पे 4 पे 5 पे सोल्व कर लेना, क्लियर हुआ ना। अच्छा इसी तरह से क्लोरीन गैस के लिए लिखा जाता है, उसके लिए भी आपको समझा दूं। देखो इधर क्लोरीन गैस के इलेक्ट्रोड, बोले क्लोरीन क्लोराइड गैस इलेक्ट्रोड, लाओ साहब इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर आएंगे तो ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, क्या है रिएक्टेंट, क्लोरीन गैस, फिर प्रोडक्ट लिखते हैं क्लोराइड आयन। कॉन्टैक्ट का ऑर्डर ध्यान रखना, क्लोराइड किसके कॉन्टैक्ट में, क्लोरीन गैस, क्लोरीन किसके, प्लेटिनम वायर। ये साहब इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आप SHE के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे, माइनस वैल्यू लिखो 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस जो भी आपको दे रखे हैं पावर 2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। ध्यान रखना इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द प्रेशर देन वी टेकन 1 atm प्रेशर और 1 bar प्रेशर, hence this equation also written with respect to concentration of chloride ion and calculate half cell potential of chlorine chloride electrode half cell। ये सेकंड था मेरे पास गैस गैस आयन। थर्ड दिखाता हूं आपको रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ध्यान से देखो, थर्ड वाले देखिए रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के बारे में समझो पहले तो। एक ही कंटेनर में, आप समझना, किसी एक ही कंटेनर में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों स्पीसीज रखी जाती हैं। किसी एक ही कंटेनर में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीसीज दोनों जब प्रेजेंस हो और इलेक्ट्रॉनों के आने जाने के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इनर्ट मटेरियल, आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लिए कंडक्टर होना चाहिए, या तो मेटल लो गुड कंडक्टर या ग्रेफाइट लो, उसमें भी आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा मेटल ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन नहीं करता हो, इनर्ट मटेरियल। तो जैसे मैं बार बार प्लेटिनम वगैरह काम में ले रहा हूँ, उसका रीजन है गुड कंडक्टर है और रिएक्शन करता नहीं, इसलिए काम में ले रहा हूँ। तो साहब यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, प्लेटिनम वायर लगा देंगे। और दोनों चीज, जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल है फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। अब आप समझना, समझिए, थोड़ा सा तो लो फेरस सॉल्ट, ये लो साहब फेरिक क्लोराइड लिया या फेरस लिया, उसको डिजोल्व कर लिया, एक डाल दो थोड़ा सा फेरिक सॉल्ट, फेरिक क्लोराइड लिया, उसको भी डिजोल्व कर दिया। दोनों स्पीसीज है, ध्यान रखना, दोनों स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी, कुछ नहीं दे रखा हो तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे, बाहर से आए इलेक्ट्रॉन वाय प्लेटिनम से। बोलो कौन गेन करेगा, बोले साहब Fe+3 गेन करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों प्रेजेंस हैं। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, गिवन कंडीशन पर पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है, क्या रिएक्टेंट, फेरिक आयन, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे एक्वस। अब ध्यान रखना, यदि
किसी इलेक्ट्रोड में सेम फेज हो स्पीसीज की जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, सेम फेज हो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली स्पीसीज की, तो उनको सेपरेट करते हैं कॉमा लगा के, वर्टिकल लाइन नहीं। वर्टिकल लाइन कब लगाते हैं? जब फेज डिफरेंट हो, सॉलिड गैस एक्वस वगैरह इस तरह से। तो ये भी फेरिक आयन है और फेरस आयन दोनों सेम फेज में, इसलिए सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाइए। ये साहब इसका आप लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसी इलेक्ट्रोड का माइनस 0.0591 डिवाइड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर लिखेंगे Fe +2 की कंसंट्रेशन फेरस की, अपन क्या लिखेंगे Fe +3 की कंसंट्रेशन, और जो भी आपके पास में आयन की कंसंट्रेशन है रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मतलब ये निकला कि किसी फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करूं किस पर डिपेंड करता है? दोनों आयंस की कंसंट्रेशन पर। एक एग्जांपल और दूंगा इंपॉर्टेंट, ये देखो बहुत से इलेक्ट्रोड इस तरह के, एक एग्जांपल और सुनो। परमैग्नेट आयन एंड मैग्नस इलेक्ट्रोड, परमैग्नेट आयन मैग्नस इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम। देखो इधर ध्यान से, ये भी एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। परमैग्नेट आयन मैग्नस आयन इन एसिडिक मीडियम क्या करते हैं एक बार फिर समझ लो, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा तो KMnO4 या कोई और मैग्नेस सॉल्ट ले लो, KMnO4 वगैरह ले लिया, उसको डिजोल्व कर लिया, कोई मैग्नस सॉल्ट ले लो, MnCl2 ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़ा सा था मैग्नस सॉल्ट डिजोल्व किया और एसिड डाल दो, थोड़ा सा क्या डाल दिया यहाँ पर एसिडिक मीडियम, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के लिए प्लेटिनम वायर लगा दिया। ये साहब ये इलेक्ट्रोड हो गया आपके पास में, प्लेटिनम वायर फॉर कंडक्शन ऑफ द करंट, ठीक है इलेक्ट्रॉन। अब साहब इसकी बात करते हैं, बाहर से आया कहीं से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कौन गेन करेगा बोलो? Mn, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसमें कन्वर्ट होगा Mn+2 में। अब देखते जाओ अब कैसे इक्वेशन लिखेंगे इसको, बैलेंस आपको समझा देता हूं, आप ध्यान रखना, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो बैलेंस करने वाली बात थोड़ा सा याद दिला देता हूं, जो आप इससे प्रीवियस 11वीं वाली क्लास में पढ़ चुके हो। रिडॉक्स रिएक्शन में फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम बैलेंस, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल्दी बोलो यस वाटर ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन 8 हो गए, तो यहाँ पर क्या करोगे 8H+ आयन ऐड करोगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इधर है +2 और इधर कितना हो गया चार्ज आपके पास में +7, तो क्या करो आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और देख लीजिए कोई कंफ्यूजन हो कैसा भी तो मुझसे पूछ लो। अब लगाओ साहब नेक्स्ट इक्वेशन, देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखोगे रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट? परमैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट हुआ? Mn+2 में, एक ही फेज है इसलिए सेपरेट किससे करोगे? कॉमा से, और क्या लिखोगे H+ आयन, आपकी चॉइस है कि H+ आयन को चाहो तो बीच में लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो। ये तो हुआ था अब इसका पोटेंशियल। अब लिखेंगे इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड, फिर वैल्यू लिख रहा हूँ 298 केल्विन पर दिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन देखो आप, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 मोल। अब देखना लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2 अपॉन प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की प्योर सॉलिड की एक्टिविटी कितनी होती है 1 Mn, या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ Mn परमैग्नेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, पावर कितना लिखोगे 8, पावर कितनी लिखोगे बोलो 8, चेक कर लो, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको भी मैं आपको एक सिंपल पीएच की टर्म में लिख के दिखाऊंगा, आप समझना, पीएच की टर्म में लिख के दिखाता हूं। देखिए यदि Mn और MnO4 नेगेटिव की स्टैकोमेट्री चेक कर लो, हमेशा कंसंट्रेशन बराबर, तो इसको तो हटा देता हूं इक्वल कंसंट्रेशन होने की वजह से। आप देखो इस फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूं, देखना इधर इक्वल कंसंट्रेशन है तो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं ऐसे, E0 माइनस देखो 0.0591 डिवाइड बाई 5, आगे लिख रहा हूं log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की पावर 8, इसकी पावर भी 8 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और इस 8 को इधर ले आता हूं तो देखते जाओ आप, E0 5 into 8, देखना इधर log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और दोस्तों इसे कहते हो पीएच, क्या कहते हो इसको पीएच। तो पीएच के रेस्पेक्ट में भी पूछते हैं कि बताओ साहब इस इलेक्ट्रोड की पीएच, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पीएच पे ज्यादा कम होगा, तो देख लो एक बार ध्यान से, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 0.0591 डिवाइड बाई 5, और क्या लिख देता हूं, अच्छा इंटू 8 और है, इंटू 8 और क्या चीज हो गया साहब ये इंटू पीएच, ये है पीएच का फॉर्मूला। तो कई बार पूछ लेते हैं कि साहब बताइए इस परमैग्नेट आयन का जो पोटेंशियल है सॉल्यूशन की किस पीएच पे कम या ज्यादा रहेगा, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो दे दी जाएगी, 1.51 वोल्ट होती है, क्वेश्चन में मिल जाएगी, बाकी जो भी पीएच बोले रखो सॉल्व करो।
इसका क्या नाम था, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। उसमें क्या खास बात होती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों स्पीशीज होती हैं, और यदि आपके पास में एसिडिक और बेसिक मीडियम है तो रिएक्शन बैलेंस करके और तब आप नेक्स्ट इक्वेशन काम में लेना, तब रखना। एक फोर्थ टाइप के और होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है उनका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। फोर्थ टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, इंपॉर्टेंस उनकी बताऊंगा, आप समझना। पहले सुनिए, चौथे इलेक्ट्रोड है मेटल, देखो नाम इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। आप समझिए, एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। जैसे समझो, देख ऐसे सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और क्लोराइड। आप सुनो, ये तो कोई मेटल जैसे सिल्वर सॉलिड होता है, ये इसका कोई लेना है आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये भी सॉलिड है, ध्यान रखना, आपको क्लियर कर देता हूं। फेज नॉट फिजिकल स्टेट, दे हैव डिफरेंट फेज, इट इज प्योर सिल्वर मेटल, इट इज कंपाउंड, इट हैज डिफरेंट फेजेस, हाउएवर बोथ आर सॉलिड। और ये क्या चीज है आपके पास में, सॉल्यूशन। और जब फेज अलग अलग हो तो कैसे सेपरेट करेंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से, ऐसे लिखा जाएगा। आप पढ़ो एक बार, मेटल ये रहा, इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई भी ले सकते हो, इसका इसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, और एनायन, एनायन किसका, इस सॉल्ट के अंदर जो आपके पास में एनायन है उसका सॉल्यूशन किसी भी कंसंट्रेशन का। ऐसे तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको दिखाता हूं, देखो इसकी ऐसे बना होता है, एक सिंपल सा, देखो मैं आपको समझाऊं। बोले साहब ये भी एक सिल्वर वायर है, इधर देखो इसका कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। ये तो सिल्वर वायर, सिल्वर का वायर निकाल, थोड़ा बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन आने जाने के लिए। ये तो है साहब सिल्वर वायर, इसके ऊपर क्या कोटिंग कर दी जाती है, बोले सिल्वर क्लोराइड की इस पे कोटिंग कर दी जाती है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये साहब मेरे, और इसमें इसको फिल कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन। ये लो देखो ऐसे बना होता है, इसके अंदर फिल कर दिया जाता है क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन। ये लो साहब, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या चीज है इसके अंदर, सॉल्यूशन है, Cl कुछ भी डाल देना, आप समझ गए, ये फिल कर दिया जाता है। तो ये आपके पास में था क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन, जो भी आपके पास कंसंट्रेशन का ये। अब आप समझो इसकी देख रिएक्शन, आप साहब ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से, बाहर से आए इलेक्ट्रॉन, ये रे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। मैं आपसे पूछ ले, बताओ इसको कौन लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से देखें। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास में कितनी चीजें, एक तो सिल्वर वायर है, एक AgCl है, और एक क्लोराइड है, उनको कौन गेन करेगा, Ag करेगा, नहीं, मेटल नहीं लेंगे, मेटल तो देते हैं, क्लोराइड नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, ये Ag प्लस, इधर देखो ये वाला, ये एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से ऐसी सोच कर रिएक्शन लिखनी है। तो देखो इधर, ये जो AgCl सॉलिड था कांटेक्ट में क्लोराइड आयन के, ये इस इलेक्ट्रॉन को साफ गेन करेगा, और आयन रहा आपके पास में सॉल्यूशन में। अब मुझे बताओ देख के इसको, इक्वेशन को, ये बोलिए किसका रिडक्शन हुआ, सिल्वर मेटल का, ध्यान से, सिल्वर आयन का, किसमें था वो, इस इनसॉल्युबल सॉल्ट में, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, खास लाइन लगाइए नेक्स्ट इक्वेशन। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले लिखेंगे रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, AgCl, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट, किसमें कन्वर्ट हुआ, Ag में, और ऑर्डर ये है, देखिए ये सिल्वर क्लोराइड, और ये किसके कांटेक्ट में, अपने आयंस के में, कांटेक्ट का ऑर्डर देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन है एनायन के लिए रिवर्सिबल होते हैं, बट एनायन डज नॉट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोड एनायन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल, बट एक्चुअल में एनायन रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, रिडक्शन तो सिल्वर मेटल का हुआ, सिल्वर में। कॉन्टेक्ट ऑर्डर एक बार, पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है फिर प्रोडक्ट, और ऑर्डर ये है कि मेटल अपने इनसॉल्युबल सॉल्ट के और इनसॉल्युबल सॉल्ट अपने एनायन के कांटेक्ट में, ये लिख दिया जाएगा साहब। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड में वैल्यू लिखिए -0.0591 डिवाइड बाय टेम्परेचर। नोटिस करो क्या खास बात है कि साहब रिएक्शन में देखना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट या रिडक्शन तो हुआ सिल्वर का, और पोटेंशियल डिपेंड किया क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पर। तो आप क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रखो ना, अपने ही ऊपर डिपेंड करती है, आप क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रखो फिक्स। अब जब आप क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फिक्स रखोगे तो सेल वोल्टेज भी फिक्स। मतलब क्या निकल रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टाइम के साथ बदलता नहीं, एंड हेंस दीज इलेक्ट्रोड्स आर आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड, हेंस दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये भी तो आपने मालूम किया होगा कहीं से, कहां से, with respect to SHE, therefore these electrodes are known as secondary reference electrode। इसको एक बार वापस सुनो हमसे, बोलो रिएक्शन को चेक करो, किसका रिडक्शन हुआ, बोले सिल्वर का। मैं पूछता हूं पोटेंशियल किस पे डिपेंड किया, बोले क्लोराइड आयन पे, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, और क्लोराइड आयन क्या है, हमने कर लो
तो ये वोल्टेज फिक्स बनी रहेगी। और फिर क्या करना, इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, टाइम के साथ बदलता नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं इसको, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें एक और दिखाऊंगा आपको बढ़िया इलेक्ट्रोड, हालांकि उसका मैं आपको बता दूं थोड़ा कम यूज किया जाता है, क्योंकि मर्करी क्या है, पॉइजनस नेचर का होता है, ज्यादातर तो ये काम आता है। लेकिन एक कैलोमल इलेक्ट्रोड और है, देखो उसको मर्करी का है, मर्करी थोड़ा पॉइजनस नेचर का होता है, इसलिए जनरली लैब में काम कम करते हैं, बाकी समझ लो एक बार। कैलोमल इलेक्ट्रोड इंपॉर्टेंट भी है। कैलोमल देखो अब आप ध्यान से, मेटल एनायन इलेक्ट्रोड, देखिए ये मर्करी होता है लिक्विड में, प्योर लिक्विड है, ध्यान रखना आप। कैलोमल किसको कहते हैं, मर्क्यूलस क्लोराइड को सॉलिड, और इसमें जो एनायन है वो है क्लोराइड आयन, ऐसे बना होता है। ऐसे कर लेते हैं, देखो आपको समझा दूं, कुछ नहीं, एक इस तरह की ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके बॉटम में मर्करी भर देते हैं, पूरे में क्या फिल कर देते हैं, मर्करी। ये लो साहब, ये मर्करी भरा हुआ है, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कैलोमल Hg2Cl2 का कोटिंग कर दिया, सॉल्ट किसका, ये नीचे क्या ले रखा है आपने, मर्करी लिक्विड, ऊपर किसका कोटिंग कर दिया, कैलोमल का। और क्या फिल कर दिया साहब आपने इसमें, क्लोराइड आयन रख सकते हो, इस तरह का एक ओपन रख दिया जाता है, थोड़ा सा आने जाने के लिए लगा दिया जाता है। ये लो साहब, ये बन गया साहब आपके पास में कैलोमल। ये क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर सोचिए में से कौन लेगा, कौन लेगा, बोले साहब Hg लेगा। देखो इधर, तो ये जो कैलोमल का मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड वो इन मर्क्यूरस आयन ऑलवेज, मर्क्यूरस आयन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंट ऐसे, देखो Hg और या फिर ऐसे लिख दिया जाता है। तो आप क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आना बाहर से वायर में, और ये 2 चले जाएंगे क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन में। ये साहब उसकी रिएक्शन हुई। नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं इस पे, देखो इस पे भी नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, लगाओ। तो आप बोलेंगे सेल का पोटेंशियल, पहले क्या लिखे जाएगा, रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट, कैलोमल। प्रोडक्ट क्या है, क्या किस में कन्वर्ट हुआ, बोलो Hg में, ध्यान रखना रिडक्शन हुआ इसका, और किस में कन्वर्ट हो गया, Hg में। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, स्टेट फेज सेम डिफरेंट, डिफरेंशिएट करो सिंगल वर्टिकल लाइन से। ये किस में फिल कर रखा है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, ये इसका स्टैंडर्ड जो SHE से निकालूंगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, चेक कर लो, एंड ऑफ क्लोराइड आयन की पावर 2। आप चाहो तो इसको 1 लिख लेना, ये लो, समझ गए। किस पर डिपेंड किया था, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पर। और मैं पूछूं रिडक्शन हुआ किसका, मर्करी का, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रखो ना। जब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखोगे तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे कई नाम दिए जाते हैं, बोले मोलर कैलोमल इलेक्ट्रोड, बोले डेसीमोलर कैलोमल इलेक्ट्रोड, बस ये फिक्स होता है वोल्टेज। और फिर आप इसकी हेल्प से किसी और दूसरे का अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान रखना। इसलिए इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो गलती मत कर देना, ये सॉलिड और ये प्योर लिक्विड, सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी कितनी ली जाती है, ऑलवेज 1। इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन और क्लोराइड आयन। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर ऑफ करता हूं, आप इसको ध्यान से पढ़िए, अगली क्लास में फिर बात करेंगे। ओके।